नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में रिटायर्ड शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी। ज्वाइनिंग की तारीख से मिल सकता है प्रमोशन का लाभ। अनुकंपा पर नियुक्त वैसे प्राथमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से वरीयता तथा प्रोन्नति का वित्तीय लाभ मिल सकता है जो पूर्व में सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों से यह लाभ देने पर होने वाले खर्च का आकलन कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। निर्देशालय ने यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद किया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प में पूर्व में सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता का निर्धारण व प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नहीं देने का उल्लेख किया गया है। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 18 जुलाई 2019 को जारी संकल्प में अनुकंपा पर नियुक्ति अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को भी कुछ शर्तों के साथ ग्रेड 1 में वरीयता निर्धारित कर अग्रेतर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया था। उसमें एक प्राविधान यह भी था कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा मृत शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान तेज। 8 जनवरी को समीक्षा बैठक। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में बांटने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने जिलों से बूथों की विस्तृत सूची भी मांगी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति और संरचनात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि सुरक्षा और प्रबंधन की योजना सटीक तरीके से बनाई जा सके। आयोग के निर्देश के अनुसार बूथों का वर्गीकरण पिछले चुनावों के अनुभवों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें मतदान के दौरान सामने आए विवाद, मतदान प्रतिशत में असामान्य बदलाव और स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों को प्रमुख मानक माना गया है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी। वहीं अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। अति संवेदनशील घोषित मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और लगातार पेट्रोलिंग का इंतजाम रहेगा। 2 दिनों के झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचेंगे ज्ञानेश कुमार। जानिए क्या है कार्यक्रम। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के 2 दिवसीय देवघर प्रवास को लेकर पूरे जिले में प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्ञानेश कुमार आज दिल्ली से देवघर पहुंचेंगे। देवघर पहुंचते ही मुख्य चुनाव आयुक्त द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे शहर के प्रख्यात नौलखा मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद सीईसी का काफिला सीधे एम्स देवघर के लिए प्रस्थान करेगा, जहां वे संस्थान का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक करेंगे। शाम के समय वे फिर से बाबा बैजनाथ धाम लौटकर भव्य श्रृंगार पूजा में सम्मिलित होंगे। सोमवार की सुबह 8:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त देवघर से दुमका स्थित वासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। यहां बाबा के दर्शन के बाद लगभग 10 बजे दुमका के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां अल्पाहार के बाद देवघर लौट जाएंगे। यहां तपोवन स्थित मोहनानंद +2 विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के तहत वे स्थानीय BLO बूथ लेवल ऑफिसर से सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद वे मीडिया से भी बात करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल किया डिस्चार्ज आवेदन। 13 जनवरी को सुनवाई। बड़काई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए जाने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्चार्ज आवेदन दाखिल कर दिया है। इस याचिका पर अब 13 जनवरी को PMLA कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को मामले की सुनवाई के लिए तिथि तय की गई थी, लेकिन कोर्ट के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। यह मामला राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में पहले से ही चर्चा में है। डिस्चार्ज आवेदन के जरिए हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताया है और कोर्ट से उनके खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री की ओर से 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगा कि उनके खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं। यह सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मामला आरोप तय किए जाने के चरण में है और आगे की कानूनी दिशा इसी पर निर्भर करेगी। मामले की सुनवाई रांची स्थित PMLA कोर्ट में होनी है। कानूनी जानकारों के अनुसार यदि डिस्चार्ज याचिका खारिज होती है तो आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में हेमंत सोरेन सहित कुल 18 आरोपियों के नाम शामिल हैं। सिमडेगा के हेलनपुर के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, वाहन जब्त।
सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के हेलनपुर के पास रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया है। झारखंड में सुबह कोहरा, रात में कपकपाती ठंड, जिलों का पारा 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास, दिन में धूप से मिल रही राहत। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ा दिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जबकि रात में तापमान गिरने से कपकपाती ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ पूरा धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है। राजधानी रांची समेत प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रांची में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री और न्यूनतम 12.3 डिग्री दर्ज किया गया है। जमशेदपुर में अधिकतम 25.4 और न्यूनतम 10.5, डाल्टनगंज में अधिकतम 25.6 और न्यूनतम 8.3 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 25.1 और न्यूनतम 11.2 डिग्री तथा देवघर में अधिकतम 24.4 और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि गुमला में दिन का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री रहने से धूप के कारण दिन में अच्छी राहत मिली। वहीं लातेहार ऐसा जिला रहा जहां दिन के वक्त भी ठंड ज्यादा महसूस की गई। यहां अधिकतम तापमान केवल 18.7 डिग्री और न्यूनतम 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है। चाईबासा में राज्य का सबसे ज्यादा 26.8 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शेष जिलों में अधिकतम तापमान 21 से 26 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात का पारा गिरने से ठंड का असर और बढ़ सकता है। मोबाइल चोरी या गुम होने पर अब ऑनलाइन शिकायत नंबर भी होगा ब्लॉक। अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो अब थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए झारखंड पुलिस ने आम लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत घर बैठे दर्ज की जा सकेगी और उसी आवेदन से मोबाइल नंबर ब्लॉक कराने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अब तक मोबाइल गुम या चोरी होने पर थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। कई बार चोरी साबित न होने पर सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती थी। इसके अलावा मोबाइल नंबर बंद कराने के लिए टेलीकॉम कंपनी के अलग अलग चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था से यह पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। सबसे पहले झारखंड पुलिस की नागरिक सेवा वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहाँ मोबाइल डिवाइस से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसमें मोबाइल का ब्रांड, IMEI नंबर और यदि 2 सिम है तो दोनों नंबरों की जानकारी देनी होगी। इसके बाद यह बताना होगा कि मोबाइल चोरी हुआ है या गुम हुआ है। घटना की तारीख, स्थान, जिला और संबंधित थाना क्षेत्र की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इसी आधार पर आवेदन संबंधित थाने तक पहुंचाया जाएगा। टाटानगर स्टेशन पर RPF की बड़ी कार्रवाई। 6 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से बिहार ले जाने की थी योजना। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की उड़नदस्ता टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सफलता हासिल की है। रविवार तड़के की गई विशेष जांच के दौरान RPF ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 6.8 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3,50,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के बाद स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही। यह पूरी कार्रवाई चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त P शंकर कुट्टी के निर्देश पर की गई है। RPF अधिकारियों के अनुसार लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर टाटानगर स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी क्रम में रविवार तड़के संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2 युवकों को रोका गया था। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि गांजे की तस्करी सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। RPF की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ओडिशा के तुसरा इलाके से ट्रेन संख्या 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस के जरिए गांजा लेकर टाटानगर पहुंचे थे। यहां से इस गांजे को पटना के रास्ते बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में खपाने की योजना थी। बोकारो में जूता गोदाम में आग, करोड़ों का सामान खाक। बेसमेंट में था गोदाम, ऊपरी मंजिल पर रहते थे कर्मचारी। शॉर्ट सर्किट से हादसा। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत मनमोहन कॉर्पोरेटिव परिसर में शनिवार की रात एक जूता व फुटवेयर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा सारा सामान धू धू कर जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक गोदाम में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के अनुसार जिस 2 मंजिल भवन में यह गोदाम संचालित था, उसके बेसमेंट में जूता, चप्पल और अन्य फुटवियर का भंडार था।
वहीं फिनिशिंग का काम किया जाता था। गोदाम में भारी मात्रा में जूते और चप्पल रखे गए थे, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। भवन की ऊपरी मंजिल पर सुंदरम स्टील के करीब 25 से 30 कर्मचारी रहते थे। आग लगते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। विधायक टाइगर जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कर दिया बरी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के तोपचाची के पास सड़क जाम करने, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर देने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया है। इस 10 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम के अलावा लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरविंद महतो, भुवनेश्वर महतो, आलोक साव, पांडे साव, सूरत साव, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हांसदा, निरंजन मंडल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। प्राथमिकी तोपचाची निवासी का सद्दाम हुसैन की शिकायत पर तोपचाची थाना में 15 जनवरी 2015 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 14 जनवरी 2015 को दोपहर 2 बजे दिन में सद्दाम अली तोपचाची बाजार के पास खड़ा था, तभी सैकड़ों की तादाद में लोग हरवे हथियार से लैस होकर जीटी रोड को जाम कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे थे। आरोप है कि तोड़फोड़ में शामिल लोगों ने सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमला कर दिया था। रांची में यहां बनेगा नया फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। कांटाटोली से बूटी मोड़ तक कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनेगा। यह फ्लाईओवर कांटाटोली फ्लाईओवर से जुड़ेगा ताकि गाड़ियां सीधे इस फ्लाईओवर पर चढ़ पाए। सिरमटोली कांटाटोली फ्लाईओवर की तरह इसका निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग अब इसका डीपीआर तैयार कराएगा। इसके लिए विभाग ने 65.65 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमंडल अग्रिम योजना की ओर से डीपीआर तैयार कराया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट का चयन होगा। विभाग डीपीआर तैयार करने के क्रम में भू अर्जन और यूटिलिटी शिफ्टिंग की समग्र रिपोर्ट बनाएगा। सारे कलवर्ट व पुलों को हटाने की रिपोर्ट तैयार होगी। पुनर्वास व पुनर्स्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी बनानी है। विभाग ने बूटी मोड़ से कोकर होते हुए कांटाटोली चौक तक ट्रैफिक का सर्वे कराया था। इसमें पाया गया कि इस मार्ग पर ट्रैफिक का अत्यधिक बोझ है। हाल ही में बनी सड़क इस दबाव से निपटने में नाकाफी है। राज्य सरकार ने पेसा की आत्मा की निर्मम हत्या कर दी है। अर्जुन मुंडा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने पेसा एक्ट 1996 की मूल आत्मा की नियमावली में निर्मम हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि मूल पेसा एक्ट में ग्राम सभा की अवधारणा में रूढ़िजन्य विधि परंपरा की बात कही गई है। झारखंड सरकार को बताना चाहिए कि नियमावली में इसे क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि किसी रूल का भी प्रियम्बल होता है। नियमावली के अभिप्रेत में इसे नहीं जोड़ा जाना जनजातीय लोगों के साथ खिलवाड़ है। अब संस्था और प्रशासन अपने अपने तरीके से काम करेगा और इससे संस्थागत विकास धराशायी हो जाएगा। अर्जुन मुंडा आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पेसा नियमावली पर मीडिया के साथ पार्टी का पक्ष रख रहे थे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमावली बनाने में न सिर्फ देर की है, बल्कि यह दुरुस्त भी नहीं आई है। देर इसलिए हुई क्योंकि चालाकी करने की तरकीब निकालने में समय लगा। सीयूजे की बड़ी उपलब्धि, जनसंचार विभाग के 2 छात्रों का एनएचपीसी में चयन, 15 लाख का सालाना पैकेज। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के 2 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। सुधारती शुभम सिंह एवं पूर्व छात्रा प्रीति कुमारी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनी ऑफिसर पब्लिक रिलेशंस पद के लिए किया गया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है। शोधार्थी शुभम सिंह फिलहाल जनसंचार विभाग से डॉक्टर अमृत कुमार सहायक प्राध्यापक के निर्देशन में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी प्रारंभिक नियुक्ति जम्मू कश्मीर के रियासी स्थित सलाल जल विद्युत परियोजना में की गई है। इससे पहले वे जनसंपर्क में कई संस्थाओं के साथ कार्य कर चुके हैं। वहीं प्रीति कुमारी भी विभाग की पूर्व छात्रा रही हैं। उन्होंने विभाग से वर्ष 2016 से 21 के दौरान जनसंचार में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। इनकी प्रारंभिक नियुक्ति बालूतार पूर्वी सिक्किम के तिस्ता पावर स्टेशन पर हुआ है। गम्हरिया गांव में घुसा जंगली हाथी, ग्रामीणों और वन विभाग की सतर्कता से टली अनहोनी। बरवाड़िया प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी रेंज अंतर्गत छिपा दोहर के गम्हरिया गांव में शनिवार देर शाम एक जंगली हाथी के घुसाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथी के गांव में प्रवेश की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित तरीके से गांव से बाहर निकालकर जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथी से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। बताया गया कि समय रहते हाथी को जंगल की ओर भेज दिए जाने से किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति क्षति नहीं हुई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथी दिखने की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना दें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
हरमू नदी सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी। जेसीबी ट्रैक्टर से गाद हटाने का काम तेज। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के संकेत। हरमू नदी को गंदगी से मुक्त कर उसके अस्तित्व को बचाने की दिशा में रांची नगर निगम का विशेष सफाई अभियान दूसरे दिन भी सख्ती के साथ जारी रहा। नगर निगम की टीम ने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से नदी में जमी गाद, प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट हटाने का काम तेज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार कई दिनों तक चलेगा और इसे किसी भी हाल में बीच में नहीं रोका जाएगा। सफाई कार्य के साथ साथ मुक्तिधाम पुल के दोनों ओर जाली लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि लोग सीधे नदी में कचरा न फेंक सकें और नदी को दोबारा गंदा होने से बचाया जा सके। इसके अलावा नदी किनारे चेतावनी और जागरूकता से जुड़े नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिनमें कचरा फेंकने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सफाई के बाद भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए निगम की अलग टीम बनाई जा रही है, जो समय समय पर निरीक्षण करेगी और दोबारा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुएं में मिली 2 लाशें एक साथ बंधी थी मां बेटी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदन बेहरा गांव में शनिवार को मां और उसकी मासूम बेटी का शव एक कुएं से बरामद किया गया है। मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने घटना के बाबत थाना में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि गुड़िया के ससुराल वालों ने साजिश के तहत मां बेटी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव कुएं में फेंक दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बांका जिला अंतर्गत जयपुर थाना क्षेत्र के इंदोडिया गांव निवासी ब्रिजमोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया देवी की शादी साल 2023 में विष्णु यादव से की थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। उस दौरान गुड़िया ने एक पुत्री पीहू को जन्म दिया, लेकिन बाद में गुड़िया के पति, सास ससुर और देवर दहेज में 4 पहिया वाहन और 4 लाख रुपए नकद की मांग करने लगे थे। मृतका के पिता के अनुसार दहेज की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और पति गुड़िया को जान से मारने की धमकी देता था। आजसू का खाद्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप। राशन चोरी को बढ़ावा देने का दावा। आजसू पार्टी ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी पर राशन डीलरों को राशन चोरी के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि मंत्री ने शुक्रवार को जामताड़ा नगर भवन में खाद्य आपूर्ति विभाग के 4G ई-पॉस मशीन वितरण कार्यक्रम में कहा कि आम जनता को मिलने वाले अनाज में राशन डीलरों द्वारा आधा किलो की कटौती करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। उनके अनुसार एक तरफ राशन डीलरों को 8 माह से कमीशन नहीं मिल रहा, दूसरे उन्हें राशन चोरी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उधार दिए थे 2.5 लाख, वापस मांगने पर कर दी हत्या। रांची में 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची में उधार दिए गए 2.5 लाख रुपए वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुढ़मू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवा टोली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि करीब 30 साल के इब्रार अंसारी उर्फ पीयूष की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह लगभग 6 महीने पहले समीर अंसारी को उधार दिए गए 2.5 लाख रुपए वापस मांग रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि समीर ने कथित तौर पर इब्रार की गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि 3 अन्य ने अपराध में उसकी मदद की है। उन्होंने कहा कि चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने इब्रार के शव को सरैदा कराम बोहा रेलवे पुल के पास फेंक दिया था। पुष्कर ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल, 9 कारतूस, 5 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। आईएएस विनय चौबे के घर के स्टाफ के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसीबी की जांच में यह तथ्य सामने आया कि भ्रष्टाचार की जड़ों को छिपाने के लिए न केवल रिश्तेदारों बल्कि घर में काम करने वाले निजी स्टाफ को भी बेनामी संपत्ति का मालिक बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की तफ्तीश में मनी ट्रेल के जो सबूत मिले हैं वे भ्रष्टाचार के एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करते हैं। एसीबी को इस बात के सबूत मिले हैं कि रांची के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में स्थित बेशकीमती संपत्तियां विनय चौबे के घरेलू स्टाफ के नाम पर दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों की कुल आय इतनी भी नहीं है कि वे शहर में एक छोटा फ्लैट ले पाए, फिर भी उनके नाम पर करोड़ों की जमीनें खरीदी गई हैं। एसीबी के मुताबिक यह पूरी कवायद अवैध रूप से अर्जित धन को सफेद करने और वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए की गई थी। यह सीधे तौर पर बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है। रजरप्पा मंदिर परिसर में बड़ा हादसा टला। ब्रेक फेल होने से दुकान में घुसी बस। ढलानदार रास्ता से बना रहता है खतरा। रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में बड़ा हादसा टल गया। मंदिर की ओर से आ रही एक बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर परिसर में स्थित एक दुकान में जा घुसी। घटना ऐसे समय पर हुई जब नववर्ष को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त न तो बस में कोई यात्री सवार था और न ही दुकान के अंदर लोग मौजूद थे। इस कारण
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ढलान पर तेजी से नीचे की ओर आ रही थी, तभी चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक न काम करना बंद कर दिया था। अनियंत्रित बस सीधे एक दुकान में जा घुसी। इसके बाद बस वहीं खड़ी एक ब्रेजा कार से टकरा गई, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। दुकान में रखे सिंदूर, चुनरी और पूजा से जुड़े अन्य सामान नीचे गिरकर बिखर गए। दुकानदारों ने बताया कि यदि उस समय दुकान में श्रद्धालु मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्टेट बैंक सेवा केंद्र में ग्राहक से लूट, नकाबपोश लुटेरों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाई। रांची में रांची टाटा रोड किनारे शास्त्री चौक के निकट स्थित स्टेट बैंक सेवा केंद्र में ग्राहक विश्वदेव मुंडा से नकाबपोश लुटेरों ने 19,000 रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। भागने के क्रम में लुटेरों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाई हैं। बुंडू पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। ये घटना शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे की बताई जाती है। इस संबंध में भुक्तभोगी ग्राहक विश्वदेव मुंडा ने बताया कि वे बुंडू के बारडिया गांव के निवासी हैं। पेशे से वे कृषक हैं। 27 दिसंबर को इनकी माता का निधन हो गया था। श्राद्ध कार्य के लिए उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से जमा किए गए 20,000 रुपए बैंक से निकासी के लिए वे बुंडू शास्त्री चौक स्थित स्टेट बैंक सेवा केंद्र आए थे। पैसों की निकासी करने के बाद वे 19,000 रुपए की गिनती कर रहे थे। इसी बीच अचानक पहुंचे 3 नकाबपोशों में से एक ने उनका रुपया छीन लिया। विश्वदेव मुंडा द्वारा विरोध करने पर एक नकाबपोश ने पिस्तौल का भय भी दिखाया। सेवा केंद्र के उप संचालक ऋतिक कुमार गुप्ता ने बताया कि उन सबों द्वारा विरोध करने पर तीनों नकाबपोश लुटेरों बाहर की ओर भागे। बाहर भी संभवतः उनके 3 साथी इंतजार कर रहे थे। भागने के क्रम में लोगों को डराने के उद्देश्य से उन्होंने 2 राउंड गोलियां भी चलाई हैं। जमशेदपुर में सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से अनियंत्रित बस ने कार को मारी ठोकर, खाई में गिरा पूरा परिवार। जमशेदपुर के हाथापोटका मुख्य मार्ग पर रायपुर गांव के पास एक अनियंत्रित डंपर ने कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर की बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर अपने आगे खड़ी कार से जा भिड़ी, जिससे कार सीधे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार ब्रत सुंदर त्रिपाठी समेत एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। रफ्तार के कहर ने एक बार फिर हंसते खेलते परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। घटना उस वक्त हुई जब ब्रत सुंदर त्रिपाठी अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रायपुर गांव के पास उन्होंने अपनी कार रोकी थी। उसी दौरान उनकी कार के ठीक पीछे सीटीसी जवानों को ले जा रही एक बस भी आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने सीटीसी बस को जोरदार ठोकर मारी। डंपर के धक्के से बस संभल नहीं पाई और उसने अपने आगे खड़ी कार को रौंद दिया। बस की टक्कर लगते ही कार सड़क किनारे बनी गहरी खाई में जा गिरी। कार में ब्रज सुंदर त्रिपाठी के अलावा 2 बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य सवार थे। खाई में गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया। अंडर 19 क्रिकेट चयन को लेकर गिरिडीह में हंगामा, भारी विरोध के बीच टीम बोकारो रवाना। गिरिडीह में अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन को लेकर रविवार को विवाद गहरा गया। चयन प्रक्रिया से असंतुष्ट कुछ खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चयनित खिलाड़ियों को बोकारो जाने से रोकने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण की स्थिति बन गई थी। जानकारी के अनुसार गिरिडीह क्रिकेट संघ की ओर से कुल 27 खिलाड़ियों का डेटा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भेजा गया था। इनमें से 15 खिलाड़ियों का चयन अंडर 19 टीम के लिए किया गया, जबकि अन्य खिलाड़ियों को चयन से बाहर रखा गया था। चयन से वंचित खिलाड़ियों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। विरोध कर रहे खिलाड़ियों में अभिमन्यु सिंह, पंचानंद सिंह और अरविंद कुमार शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि चयन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था और जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है वे अधिकतर क्रिकेट अकादमी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिले के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। इन्हीं आरोपों को लेकर खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने चयनित खिलाड़ियों की बस को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ देर बाद गिरिडीह क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों और मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस कस्टडी में जीत महतो की मौत मामले में बड़ा मोड़, अब होगी न्यायिक जांच। एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर में पुलिस कस्टडी में इलाजरत जीत महतो की मौत के मामले में उठे विवाद के बाद पुलिस ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया कि एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल नगर निवासी जीत महतो की मृत्यु के पश्चात दंडाधिकारी की उपस्थिति में विधिवत वीडियोग्राफी के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम कराए गए थे। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के दौरान मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की बाह्य चोट अथवा प्रताड़ना का कोई निशान नहीं मिल पाया था। एमजीएम अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतक की मृत्यु का कारण कॉम्प्लिकेटेड सेरेब्रल मलेरिया था। ऐसे में उक्त संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक जांच कराए जाने को लेकर अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है। अतः अब इस संपूर्ण घटना की न्यायिक जांच की जाएगी। गौरतलब है कि गोकुल नगर निवासी जीत महतो की विगत
31 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों की ओर से जीत महतो के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद जमशेदपुर के सांसद विद्युतमरण महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक सरयू राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। अपराधियों के हौसले बुलंद, पतरातू में निर्माण कंपनी के गेट पर फायरिंग, राहुल सिंह गैंग ने ली जिम्मेदारी। झारखंड के रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े आरोपियों ने तांडव मचाया है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लगी एमजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के गेट पर बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने अचानक फायरिंग की है, जिससे कंपनी कर्मियों और आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों और कंपनी के सुरक्षा गार्डों के अनुसार अपराधी गेट पर पहुंचे, अंदर घुसकर एक राउंड फायरिंग की और जयनगर की दिशा में फरार हो गए। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात आजाद सरकार गैंग के नेता राहुल सिंह ने ली है। पतरातू थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के कोयला और निर्माण क्षेत्रों में सक्रिय यह गैंग पहले भी कई फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना देर शाम की है। सिमडेगा डीसी की पहल, विशेष टूर पैकेज से पर्यटन को नई पहचान, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। सिमडेगा के पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाने की दिशा में उपायुक्त कंचन सिंह की पहल अब धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। लातेहार टूरिज्म ने सिमडेगा जिले के प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए एक विशेष टूर पैकेज की शुरुआत की है। इस पहल से न केवल जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लातेहार टूरिज्म द्वारा तैयार यह विशेष टूर पैकेज पर्यटकों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्थानीय अनुभवों से भरपूर यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना को उपायुक्त कंचन सिंह ने पूर्व में धरातल पर उतारने का प्रयास किया था, जो अब साकार होता दिख रहा है। यह विशेष टूर पैकेज 3 दिनों का होगा, जिसकी शुरुआत रांची से होगी और समापन भी रांची में ही किया जाएगा। राजधानी के अनगढ़ा में हुए ममता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ममता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला है। ममता को उसके पति दिनेश्वर करमाली ने ही मार डाला था। दिनेश्वर को शक था कि उसकी पत्नी का उसके ही भांजे के साथ अवैध संबंध है, जिसके बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। 1 दिसंबर 2025 को करीब दोपहर 3 बजे रांची के अनगढ़ा थाना को सूचना मिली कि एक घर में पति और पत्नी का गला रेत दिया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची। जांच के क्रम में ममता कुमारी मृत पाई गई थी, लेकिन ममता का पति दिनेश्वर जिंदा था। पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घायल अवस्था में ही दिनेश्वर ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और उसे घायल करने वाला कोई और नहीं, उसका ही भांजा है। खून से लथपथ दिनेश्वर की बात पर उस समय पुलिस ने विश्वास भी कर लिया और संदेह के आधार पर सुदामा करमाली को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।